बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, दोनों इंटरलिंक्ड स्टोरीज़ हैं, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। थंबनेल पे मैंने लिखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुआफ़ कर दिया। दूसरा थंबनेल पे मैंने साथ लिखा कि शेख रशीद झूठा है, DGI-SPR। ठीक, इस पे मैं इन दोनों पे मैंने बात करनी है। ये बड़ी इंटरलिंक्ड स्टोरीज़ हैं। पहले मैंने आपके साथ वो टाइमलाइन शेयर करनी है, मैंने क्यों कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने मुआफ़ कर दिया। फिर उसके बाद आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म का दबंग तबसरा भी इस पे करना है, ज़रूर करना है जनाब। और चूँकि आपकी ये आप हिम्मत दिलाते हैं, आप दुआएं करते हैं, आप शाबाश देते हैं, तो इंशाअल्लाह आप तक वो तबसरा और तजिया मैं ज़रूर ऐड करूँगा, ऐसा दबंग तबसरा। और मैं आपको आखिर पर एक क्लिप और भी सुनवाऊँगा, 2-3 क्लिप आज मैंने आपको सुनवाने हैं, और एक क्लिप मैं सुनवाऊँगा, आप वाकई कहेंगे कि जी बिल्कुल तारीख़ कैसे अपने आप को दोहराती है। और इसी के साथ मैं अपनी उन तमाम ख़बरों पर कायम हूँ कि फ़िलहाल मेरे यतीम यूथिए बिल्कुल चिल करो, आपकी छुट्टी हो गई है फ़िलहाल। ये बात, इस पर मैं आज भी कायम हूँ, इस पर मैं बात भी करूँगा। ठीक है, ये दोनों तजिए की बुनियाद पे भी, मालूमात की बुनियाद पे भी। जनाब, ये 11 जून 10:33 पे सुबह ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट करते हैं। मैंने इस ट्वीट को पहले भी डिस्कस किया कि जनरल मुशर्रफ की ख़राब सेहत के बायस के पेश नज़र उनको वतन वापस आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। माजी के वाक़ियात को इस सिलसिले में माने नहीं होने देना चाहिए। अल्लाह उनको सेहत दे और वो उम्र के इस हिस्सा में वक़ार के साथ अपना वक्त गुजार सकें। इस ट्वीट के साथ बहुत ही मीम्स भी बनी, बहुत लोगों ने थ्रेड भी लगाए, बहुत सारे ट्विटर पे मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अफसार आलम साहब, उन्होंने पूरी थ्रेड चलाई कि जी वक़ार के साथ, और वक़ार का एक हैशटैग भी चलाया गया और बताया गया किस तरीके से वक़ार के साथ जो है ना नवाज़ शरीफ साहब को अटक किले में रखा गया, किस तरीके से वक़ार के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उनके जनाजे में चंद लोग शामिल हुए, उनकी फ़ैमिली को भी शामिल नहीं होने दिया गया, किस तरीके से वहाँ भुगटी साहब अकबर भुगटी साहब की फ़ैमिली को भी शामिल नहीं होने दिया गया, उनके जनाजे में किस तरीके से वक़ार के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती रहीं। और बहुत लंबा चौड़ा थ्रेड जो है ना, बाकी लोगों ने भी बहुत तनकीद भी की, मीम्स भी बनाई, मजाक भी उड़ाया वग़ैरह। मैंने ख़ुद भी 2-3 ट्वीट्स किए, और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या वक़ार के साथ, किसी ने मालिश पालिश का इल्ज़ाम लगाया, बहुत कुछ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, आज शाम यानी 14 जून 8 बजे दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम किया हमारे दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी तजर्बा है सहाफ़त का। उन्होंने DGI-SPR को उनके मैंने 1-2 और भी क्लिप सुनवाने हैं, लेकिन ये क्लिप मैं आपको पहले सुनवा रहा हूँ कि जब उन्होंने उनसे परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुतल्लिक़ सवाल किया। ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट तो आपने देख लिया। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुतल्लिक़ पहले उन्होंने हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने अपने CV का रिन्यूअल भी करवा लिया। कामरान शाहिद भाई, आई एम वेरी सॉरी टू से, उन्होंने अपने CV का रिन्यूअल भी करवा दिया और 7 क्वेश्चन भी पूछ लिया लगे हाथों अपने CV का रिन्यूअल के बाद। ये सर, लास्ट क्वेश्चन, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है मेरे तो खैर बड़े दिल के करीब है, क्योंकि मैं मीडिया में जब आया तो PTV न्यूज़ में उन्होंने पहला शो मेरा उनके साथ है, अफगानिस्तान से मैं हफ्ते किया करता था, और उनका बड़ा एहसान है पाकिस्तान को फ्री मीडिया उन्होंने दिया। इज़ द पायनियर ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मीडिया। तो मुझे मैंने कल खबर एक दी थी कि पाकिस्तानी फ़ौज ने रब्ता किया है मुशर्रफ साहब की फैमिली से कि उनको वापस लाने के लिए उन्होंने हर तरह की मुमकिन कोशिश कहा है कि हम करेंगे एफर्ट जो है। तो ये खबर मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, ये बात सही है, आपने रब्ता किया परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने के लिए? जी, मैं आपको भी मालूम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब सीरियसली उनकी सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। ऐसे में इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए।
उनकी फैमिली से रब्ता किया गया, बट इस सारी चीज़ का इसका फैसला उनकी फैमिली ने करना है और उनके डॉक्टर्स ने करना है कि वो उनको ऐसी कंडीशन में ट्रैवल करने की इजाज़त दे सकते हैं या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो उसके बाद ही कोई इंतजाम किए जा सकते हैं। बट द इंस्टीट्यूशन फील्स दैट जनरल मुशर्रफ को अगर हम पाकिस्तान ला सके, उनकी कंडीशन ऐसी है। जनाब, तो ये आपने सुन लिया। DGISPR साहब फरमाते हैं कि हमारी इंस्टीट्यूशन की यही ख्वाहिश है, यही कोशिश है कि वो पाकिस्तान आ जाएं। ठीक, ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आपको याद है 11 जून का, मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया, दिखाया भी सही। और साथ ही जनाब ये कि जी आज 8 बजे कामरान शाहिद साहब ने क्वेश्चन किया उनसे, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हुए, कुछ मैं आपको सुनाता भी हूँ। उसके बाद जनाब आज ही 14 जून को 10:14 पर रात को, अभी थोड़ी देर पहले नवाज़ शरीफ साहब ने एक ट्वीट की और नवाज़ शरीफ साहब फरमाते हैं कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। तो ये नवाज़ शरीफ साहब ने। अब इसके बाद मेरा ख्याल है वो सारी बहस ही ख़त्म हो जानी चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई पार्टी से बगावत करके या अपनी बिहाफ पर या अपनी कोई मालिश पालिश की बुनियाद पर या वो कोई जो है ना, तो इस ट्वीट के बाद ये पता चलना चाहिए कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं बल्कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो ट्वीट की थी। ठीक, अच्छा, ये चीज़ें कुछ गिव एंड टेक होती हैं। मैं जल्दी इस वजह से ये गुज़र रहा हूँ, साथ साथ तबसरा मैं करूँगा, बड़ा दबंग अंदाज में करूँगा। गिव एंड टेक होता है, ऐसे नहीं होता। उसकी मैंने ये क्यों कहा कि यूथियों को चिल करना चाहिए, फ़िलहाल उनकी छुट्टी हो गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसी में इंटरव्यू में यहाँ पर कामरान शाहिद साहब दोबारा उनसे क्वेश्चन करते हैं DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से, और वो क्वेश्चन होता है वही अमरीकी साजिश या मुबैना या मुदाखलत या ख़त, वही उसके बारे में उन्होंने क्या क्वेश्चन किया और दोबारा उन्होंने क्या कहा DGISPR ने, ये मैं आपको ज़रा सुना देता हूँ। पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद साहब आए थे, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जो है, उन्होंने ये कहा कि जी बात चल पड़ी, असल में तो मामला शुरू हुआ ना ये अमेरिकी मरासला जो हमारे डिप्लोमेट का है। उन्होंने ये कहा कि मैं उनको ये कह रहा था कि जनाब पाकिस्तान के जिन लोगों की 40 साल की सर्विस है, सर्विसेज चीफ्स हैं बहरिया के, नेवी के, आर्म फोर्सेस के, वो वहाँ मौजूद थे कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर जिसको एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब लीड कर रहे थे। किसी ने उस मरासले को लेकर उसके मतलब ये नहीं कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी, लेकिन वो बजिद थे कहने पे कि जी आर्मी चीफ ने जो है वो ये कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है, या उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है। सर एक्चुअली एक दफ़ा फिर मुझे पता है आप इसके बारे में काफ़ी क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं, आप थोड़ा कौम को बताइए, क्योंकि आप लोगों का तो ये काम है, ISI का ये काम है, ये तो हमारे पास तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है पोलिटिकल गवर्नमेंट के पास। ये वाकई अमेरिका की साजिश थी और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने भी जो है वो ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई थी। जी कमरान, मैं इस बारे में पहले भी एक मरतबा क्लैरिफाई कर चुका हूँ, सो आपकी वसातत से मैं एक मरतबा फिर ये बात कर देता हूँ। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया उस बारे में ख़ास तौर पे उन्होंने रेफ़र किया कि जी प्रॉब्लम उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी, किसी भी चीफ। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGISI ये तमाम मौजूद थे, और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ की कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं, वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है, और 24 घंटे वो
तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़े तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। यही बताया था पहले भी, दोबारा बता दिया किसी किस्म की साजिश नहीं हुई और दोबारा खान साहब के उस बयानिए को दफन कर दिया। अच्छा, अब कुछ लोग वो हैं, दो ओपिनियन यहाँ पे डिवाइड हो गई है ना। कुछ लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि जी नून लीग भी अब समझ गई है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी समझ गई है और जनाब उनको भी पता चल गया है कि सारा कुछ ही अवाम नहीं होते, मतलब जब तक वो खुश ना हों तो इस तरीके से काम नहीं चल सकता। और ये सूरत हाल। कुछ लोग वो हैं जो उनकी अपनी पार्टी के भी, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस ट्वीट के जवाब में, यानी मियाँ साहब के ट्वीट के जवाब में बड़ी तारीफ़ की कि मियाँ साहब का दिल बहुत बड़ा है वगैरह वगैरह, बड़ी तारीफ़ें की। मरियम नवाज़ साहबा ने भी कह दिया, उनकी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि देखो जी मियाँ साहब ने भी बहुत बड़ा दिल किया है। और जब उनकी ये स्टेज है कि वो बीमार हैं इस हद तक कि वो, कई लोग तो कह रहे हैं उनकी अब क्लिनिकल डेथ हो गई है, उनकी अपनी फैमिली कह रही है कि जनाब उनकी रिकवरी इम्पॉसिबल है, उनकी जो रिकवरी है वो इम्पॉसिबल है, वो उसके सारे के सारे जो आज़ा हैं, जो आर्गन्स हैं, वो बिल्कुल मेल फंक्शनिंग पे हैं, वो किसी किस्म का फंक्शन नहीं कर रहे। तो इस वजह से वो तकरीबन उनको जो है ना, हम तो कहते हैं कोई भी बीमार हो तो अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन उनकी वो हालत नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इस स्टेज पे उनसे क्या बदला लिया जाए या इस स्टेज पे उन पर क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनको वापस आने दिया जाए वगैरह, ये सारा सूरत हाल है। ठीक है, कुछ लोग वो हैं, वो कहते हैं जी वो आइन का मुजरिम है, वो कानून का मुजरिम है, वो पाकिस्तान के अवाम का मुजरिम है, उसने पाकिस्तान के बंदों को बेचा बाहर अमेरिका, ठीक है ना, अपनी किताब में लिख चुका है। बहुत सारे, लाल मस्जिद का वाक़या उसकी वजह से हुआ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को उन्होंने कैद किया, जजों को कैद किया वगैरह, उनके वो एक लंबी फहरिस्त है। तो वो ये कहते हैं, अब जस्टिस वकार सेठ साहब जो है ना उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी दे चुके हैं, यहाँ तक भी लिख चुके हैं कि जस्टिस गालिबन वो क्रॉमवेल का वो वही थे ना, हाँ, तो उनका वो रेफरेंस दे के कि जी उनको उस हवाले से जो है ना उनको जहाँ पे अगर वो मर भी जाता है तो लाया जाए और डी चौक पर उसकी लाश को भी लटकाया जाए। तो यहाँ तक इतना सख्त फैसला आ चुका है, इसके बावजूद गुंजाइश नहीं। ये मैं फैसला ये मैं आप पे छोड़ूंगा, ठीक हो गया ना, ये आपने फैसला करना है कि क्या फ़ैसला दुरुस्त है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, कि देखें जी सारे कह रहे थे कि भाई बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अवार्ड को इज़्ज़त दो और वो सारा कुछ, और इस तरीके से पीपल्स पार्टी में अब कुछ टाइमलाइन ये आपने डाट्स मिलाने, मैं अभी वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा कि जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि तारीख़ अपने आप को दोहराती होती है। ठीक है, ज़रूर सुनिएगा, बहुत दिलचस्प किस्म का एक वीडियो क्लिप है। अच्छा, अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी ख़ुद बार बार कह रही थी, बिलावल साहब ने जनरल बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि जी आप अली वज़ीर को रिहा करें। जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव हो रही थी उस वक़्त एक बंदे की ज़रूरत थी, अली वज़ीर को रिहा करा के उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करवा के यहाँ पे लाया गया। जब आज की हुकूमत, उस वक़्त की अपोजिशन थी, इनके मुतादिद लोग उस वक़्त असद कैसर साहब से और कासिम सूरी से ये कहा करते थे कि आप उनके भी प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। आज उनका अपना स्पीकर है लेकिन वो प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर रहे। किसके कहने पे या किसके डर से, या समझ गए हैं कि वो उनके अगर प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं तो कोई नाराज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। ये मैं इसमें मैंने आपसे कहा था मैं बहुत दमंग तबसरा करूंगा, ज़रा सुनने का हौसला भी रखिएगा, आपकी दुआओं की बदौलत मुझे तो हिम्मत मिलती है ना। ठीक, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर 2 महीने से नहीं है। जैसे ही ये हुकूमत आई तो अगले ही दिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिनका ताल्लुक़ PTI से था, शाह फरमान साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और ठीक ही किया, मेरा ख्याल है ऐसे ही करना चाहिए। उनको पता है कि जनाब इन्होंने वो अपना, हालांकि उनकी बार भी अगर डट जाना चाहते तो 1-2 महीना इसी तरह से कर सकते थे, आरिफ अलवी जैसे उनने सारे पुठे काम किए हैं।
ठीक, जैसे वो पुठे काम पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही भी कर रहा है, और जैसे पुठे काम उमर चीमा करता रहा और बेइज्जत होकर निकाला गया, ठीक, इसी तरीके से वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे रिज़ाइन किया। लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद भी, 2 माह गुजर चुके हैं, 9 अप्रैल को ये हुकूमत आ गई थी, और फिर उसके बाद अब आप देखें कि आज 14 जून है, तो इसका मतलब ये है कि 2 माह से भी 2-4 रोज़ ऊपर हो गए। तो अभी तक गवर्नर नहीं लगाया। हमने सुना था कि जी ज़राए ने बताया कि वो गवर्नर ANP का लगाना है और वो मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब को लगाना है। अब उसमें कौन रुकावट है, कौन नहीं लगाने दे रहा, या रुकावट क्या है, वो अवाम को बताना चाहिए। बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है, ठीक। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब वाली और ये वाली बात तो हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे हवालों से एक नोटिफिकेशन भी हो गया, ISI को एज स्पेशल वेटिंग एजेंसी के तौर पे भी लगाया गया, और उस पर भी बहुत तनकीद भी हुई बहुत सारी, लेकिन एक फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है कि जनाब हमने नाराज़ नहीं करना। मैं 1000 स्टेप्स और भी गिनवा सकता हूँ। अभी जस्टिस सिद्दीकी साहब का भी केस है, उसमें भी सारा पता चल जाएगा। उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं, उसमें भी दिखाई देंगी। तो जो कुछ वो पता चल रहा है, अब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का सिलसिला है, इसमें भी पता चल गया। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से जा रही हैं, ये खान साहब पर बिजली गिरा रही हैं। एक चीज़ होती है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दूसरा है ग्राउंड रियलिटीज़, वो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। वो मियाँ साहब ने एक दफ़ा ख़ुद भी फरमाया था, आपको याद है, वो क्लिप मैं कभी सुना दूंगा, कि जी मुझे कहा गया कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं जब मैंने कदम बढ़ाया, ये गालिबन वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के इसी मामले पर, वो कहते हैं जब मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो ये वही वाली बात, ये बात ठीक है, ये हकीकतें हैं, ये भी हकीकतें हैं, ये भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इनको भी वो करना है। जो बहुत ज़्यादा ट्विटर पे बैठ के बहुत उछल कूद करते हैं ना, उनके जहन में ये भी होना चाहिए, पंजाब में कितने लोग हैं, कितना सूबा है, कि कितने का, 12-13 करोड़ का ना, इससे भी शायद ज़्यादा आबादी है ना, ठीक। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की मोर देन 60% आबादी पंजाब की है। जब ये नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब की बारी भी, और ये अब पैनामा खेलते खेलते इकामा भी, अगर 20 लाख बंदा भी निकल आता पंजाब से, नाराज़ ना होइएगा, मेरी आदत है, मैं बड़ा फ़कीर सा बंदा हूँ, मैं बड़ी खुली डुली बात करता हूँ। अगर पंजाब से 20 लाख बंदा भी निकल आता, तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई गोली चलाता, किसी की जुर्रत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे बढ़ता, ठीक है ना। उसी वक्त कहते कि जी इनको वापस बिठाएं, नहीं तो ये वापस नहीं जाएंगे। 20 लाख बंदा बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरे GT रोड को ब्लॉक करके रख देता, पूरे शहरों को ब्लॉक करके रख देता। इस्लामाबाद की तरफ निहत्ते चल पड़ते ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, ठीक, समझ आ गई ना। ये एहतजाज अपना हक होता है ना, किसी ने नहीं किया। अच्छा, जब मरियम नवाज़ साहबा गिरफ़्तार हुई, जब शहबाज साहब की बेटियों तक को इस तरीके से अदालतों में घसीटा गया, जब उनकी पार्टी के पूरा 1 दर्जन लोग अंदर बेगुनाह चले गए, जब यहाँ पे मरियम नवाज़ साहबा को दूसरी दफ़ा अपने वालिद की आंखों के सामने हथकड़ी लगाई गई, जब वो कहती है मैं नैब की उस कस्टडी में थी और वहाँ पे किस तरीके से वाशरूम्स तक भी लगाए गए थे कैमरे, निकला कोई पंजाब से? कितने लोग निकले यार? 20 लाख तो मैं बहुत मुहतात अंदाज़ा कह रहा हूँ, 50 लाख भी निकल सकता था अगर वो निकलना चाहता, तो नहीं निकला, ठीक। अभी खान साहब की बात देखें, जो खान साहब कह रहे थे मैं बड़ा मकबूल हूँ जनाब, मैं ये है, उनके सोशल मीडिया पे क्या वो हो गए। उनकी अपनी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो टोटल 15,000 बंदे नहीं निकाल सके वहाँ से। क्यों? ये वो चीज़ें होती हैं कि जब समझ आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि ख़ुद अवाम बहुत सारे लोग चस्के तो लेते हैं, लेकिन वो उस तरीके से साथ नहीं खड़े होते। हमें इनकलाबी बनने का दर्स बड़ा देते हैं, लेकिन जब हम इनकलाबी बनते हैं तो हमारे साथ पीछे नहीं आते। ठीक हो गया ना? मुझे याद है, मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूँ, वो क्लिप सुनिएगा, उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। मुझे याद है, ये इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मुझे याद है नसीम हसन शाह साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में वो जज भी थे बेंच में, उन्होंने उनसे सवाल हुआ, जब गालिबन इफ्तिखार अहमद साहब ने उनसे इंटरव्यू किया था,
उनसे जब सवाल हुआ कि जी आप जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुतल्लिक़ भी वग़ैरह, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम पे प्रेशर था और हम पे कंट्रोल टावर का प्रेशर था। और उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत खुली डुली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा तमाम जजेस इतने बहादुर नहीं होते, पीछे को खड़ा नहीं होता, हमारे भी बच्चे हैं, ठीक है ना, तमाम जजेस इतने बहादुर नहीं होते, वो सारे प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो अपनी नौकरी बचाते हैं, वो कहते हैं हमारी नौकरी। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जिसमें कंट्रोल टावर, उन्होंने तो उनके तो मुझे अल्फाज याद है, मुझे बहुत सारी बातें याद रह जाती हैं मुद्दतों बाद भी, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ज़ा मेरा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने तो कहा था कि वो ये कहते हैं कि जनाब जिनमें फ़ौजी इंटरेस्टेड हैं उन फैसलों को उनके मुताबिक कर दो, बाकी फ़ैसले होते हैं तो जिस तरीके से वो मतलब जो है ना उस। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये भी बुनियाद है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने वाकई, हम हुस्न ज़न रखते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ने वाकई अगर दिल बड़ा किया है और इस तरीके से यही सिर्फ सोचा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इसी तरीके से होना चाहिए, और जनाब ये सारा कोई सूरत हाल ये है कि ये उनको आना चाहिए, अब उनसे क्या बदला लेना है और अब क्या जो है ना मरे को मारना है वगैरह वगैरह, इस तरीके से अगर वाकई ऐसा है, चलें हम हुस्न ज़न रखते हैं, तो फिर जनाब नवाज़ शरीफ साहब के केसेस भी सियासी हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए। फिर मरीम नवाज़ साहबा के केसेस भी सियासी हैं, उनके केसेस में कोई दम खम नहीं है, उनको भी ख़त्म होना चाहिए। फिर डार साहब को भी आने देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी को सब ने ठीक करना है ना, और डार साहब को कोई आने में कोई रुकावट है ना। फिर नवाज़ शरीफ साहब के सियासी केसेस को भी ख़त्म करना चाहिए, फिर मरीम नवाज़ साहबा के केसेस को ख़त्म करना चाहिए। फिर अगर अगले इलेक्शन में वोट देते हैं लोग और मरीम नवाज़ साहबा की पार्टी जीतती हैं और अगर उनको अपनी पार्टी नॉमिनेट करती है वज़ीर आज़म के लिए, तो किसी को रुकावट नहीं बननी चाहिए, फिर ओवरऑल एक सुलह कुल होनी चाहिए ना। फिर इस तरीके से बात होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा इस तरह से दिल बड़ा कर रहा है तो फिर उसी तरीके से, क्योंकि अब आप मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि जी वो तो केसेस ऑलरेडी अदालतों में है। मैं इंतहाई माजरत और अदब के साथ कहूँगा कि अवाम में ये अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन बन चुका है, ये तासुर बन चुका है अवाम में कि वो सियासी के ख़ास तौर पे सियासी केसेस, ख़ास तौर पे हाई प्रोफाइल केसेस, जिन केसेस के बारे में ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट या कंट्रोल टावर कह रही होती है ना कि ओके, उसमें जुडिशरी भी ओके करती है, और ख़ुद जिनमें नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अवामी परसेप्शन बन चुका है। आप थड़े वाले से लेकर दुकानदार और ताजिर और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएं, अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ, लीगल फ्रेटर्निटी में चले जाएं, तमाम बार्स में चले जाएं, तमाम मीडिया हाउसेस में चले जाएं, तमाम जो कुछ भी है, ठीक है ना। ये जैसे ख्वाजा अपना हैदर अली आतिश ने कहा था ना कि सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना किया, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना किया। गायबाना क्या कहती है, आपके एब्सेंशिया में क्या कहती है, आपके गायबाना तरीके, आप जब नहीं होते तो वहाँ क्या कहती है, वो असल ओपिनियन होती है अवाम की, वो अवाम की असल ओपिनियन होती है मेरे भाई। अगर ये सारा कुछ है तो फिर ये केसेस भी ख़त्म होने चाहिए, फिर इस तरीके की। और पेज इतना सेम और ज़बरदस्त अंदाज में आ रहा है, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो नून लीग हो। यही दुख दर्द है जिसकी वजह से जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ पीटीआई वाले ट्रेंड्स की भरमार कर रहे हैं। आप फिर पूछेंगे, मैं ये क्लिप पे आ गया हूँ, मैं आपको क्लिप सुनवाना चाह रहा हूँ। आप फिर पूछेंगे कि नकवी साहब ये ट्रेंड्स जनरल बाजवा के खिलाफ चल रहे हैं, इनको पूछने वाला क्यों नहीं है, इमरान खान का बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, इनको पकड़ता कोई नहीं, इनके पीछे कौन है। उसमें भी दो राय हैं, कोई कहते हैं फौरी तौर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, कोई कहते हैं जब दुश्मन गुड़ से ही मारना है और उनको गुड़ से मारना आसान है, जहर क्यों दिया जाए। ये मैं उस वाले जहर वाली बात नहीं कर रहा, ये मुहावरतन कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है ये गुड़ से मारने वाला जो वो सूरत हाल है, ये मुझे लग रही है कि ज़्यादा कारगर हो रही है। इसी वजह से वो टेम्पर लूज़ करते जा रहे हैं, वो ज़्यादा ट्रेंड्स चलाते जा रहे हैं, वो ज़्यादा दीवारों के साथ टक्कर मारते जा रहे हैं और उनकी ज़्यादा लंबी छुट्टी होती जा रही है। ये बिल्कुल तजिया और मालूमात दोनों हैं। फॉर द टाइम बिंग तो ऐसे, बाकी अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। अब ये वो क्लिप ज़रा सुन लीजिए और ख़ुद सर धुनिए, या मैं कहता हूँ सबक इससे सीखिए। इसमें क्या है कि तारीख़ अपने आप को किस तरह दोहराती है। ये इमरान खान साहब का क्लिप है और ये जनाब पारस साहबा को उन्होंने समा टीवी पर दिया था। बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ।
क्या तारीफ है। मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो ये कर देता। ये उस वक़्त की बात हो रही है जनाब, जब नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ क्वेश्चन किए थे, जब मरीम नवाज़ साहब ने कुछ क्वेश्चन किए थे। हालांकि उन्होंने कोई ट्रेंड नहीं चलाए थे। ये तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ट्रेंड चल रहे हैं गद्दार के। और ये ट्रेंड पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई के ये वर्कर, सपोर्टर्स, वोटर्स, ये सारे चलवा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हों चाहे पाकिस्तान के बाहर हों। खान साहब ये फरमा रहे हैं कि देखो जनरल बाजवा की तो मैं तारीफ़ करता हूँ, इस तरह से जब आप उसको टारगेट करेंगे एक आर्मी चीफ़ को, तो तब तो फ़ौज के अंदर से एक रिएक्शन आएगा। जनरल बाजवा तो फिर भी बड़े बर्दाश्त वाला बंदा है, जनरल बाजवा तो बर्दाश्त वाला बंदा है, उसकी तो बर्दाश्त है। अदरवाइज़ कोई और होता तो पता नहीं किस तरीके की वो ऐसी की तैसी कर देता। आपको मैं यही वाला क्लिप एक दफ़ा फिर सुनाता हूँ और इसी पे वीडियो ख़त्म करूँगा। ये है वो तारीख़ का सबक और किस तरीके से तारीख़ अपने आप को दोहराती है। ज़रा सुन लीजिए इमरान साहब, आप इमरान खान साहब, वही सारे का सारा मुकाफ़ात अमल इसको कहिए, या सारे का सारा वो तारीख़ का सबक है, किस तरीके से इमरान खान साहब पे अपने अल्फाज पलट के आ रहे हैं। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है। मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो पता नहीं क्या कर देता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।